कल हम लोग MACBT पे थे, राइट? और मैंने ये बताया था इसको बेटर तो होता कि ER से दिखाते, क्यों? ER या E कह लो, और ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ER की वैल्यू 1 होगी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्यों? और एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर किसी के लिए ER की वैल्यू मान लो 0.4 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी को और उस बॉडी को आप आइडेंटिकल कंडीशंस में रखोगे तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में 40% एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी। इतना मैंने बताया था। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बताना सही है गलत है। बेटा मान लो कई सारी बॉडीज हैं, ये 1 है, ये 2 है और इन्हीं में एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएट करेगी। बताओ स्टेटमेंट सही है गलत है? एक्चुअल में रॉन्ग है बेटा। मैक्सिमम रेडिएशन करेगी लेकिन सिमिलर कंडीशंस में। ये वर्ड और आना चाहिए ना बेटा। ये बताओ सिमिलर कंडीशंस में, क्यों? अंडर सिमिलर कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं आया बता TM भाई? एक बात बता कि मान ले मैं ये कहता हूं कि एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, उसमें X भी एक स्टूडेंट है और ये मोस्ट इंटेलिजेंट है और ये हमेशा हाईएस्ट स्कोर करता है। हाँ? तो ये हाईएस्ट स्कोर तभी तो करेगा ना जब सेम पेपर होगा। अब पता लगा पूरी क्लास को तो तुमने क्लास 7th का पेपर दे दिया और इसको तुमने JEE एडवांस का दे दिया, तब थोड़ी हाईएस्ट स्कोर करेगा। PS समझ में आई बात बेटा? ये बता जो है, अगर सिमिलर पेपर दोगे तब ये बच्चा हाईएस्ट स्कोर करेगा। क्यों? पता लगा दूसरे बच्चों को नहीं है, दूसरे बच्चों को तो आपने पता लगा दे दिया क्लास 7 का पेपर और इसको दे दिया आपने जो है JEE एडवांस के पेपर, तब थोड़ी ज़्यादा स्कोर करेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नो डाउट मैक्सिमम रेडिएट करेगी लेकिन कंडीशंस क्या हो, सेम हो। अब जैसे सेम कंडीशंस का मतलब क्या बता रहा हूँ, देखो जैसे सिमिलर कंडीशंस में मेनली क्या क्या आएगा। सिमिलर कंडीशंस में मेनली 2 चीजें आएंगी। एक तो आएगा टेम्परेचर, T, और एक आएगा सरफेस एरिया।
अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है बताता हूँ, देखो ना, जैसे इसको मैं ए कह दे रहा हूँ, मान लो, हाँ? जैसे मान लो कोई बॉडी ये है, तो सरफेस एरिया ये बाहर वाला एरिया होगा, हाँ बेटा, ध्यान रखना। इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहां से रेडिएशन होता है, ये वाला बेटा, समझ में आया? ये एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एक सिंपल सी बात देखो ना, मान लो दो कंडीशन दे रहा हूँ, ये नॉर्मल बॉडी है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। आपके ए सेम है, इसको 1 कह दे रहा हूँ, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह दे रहा हूँ। लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। तुम एक बात बताओ, मान लो ये 1000 केल्विन है और ये सिर्फ पता लगा 200 केल्विन है, तो एक बात बताओ, 1 ज्यादा रेडिएट नहीं कर सकता, बताओ जो है? कैन रेडिएट मोर, नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखो, पता लगा 1 का एरिया बहुत ज्यादा है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का छोटा सा एरिया है। आपके टेम्परेचर सेम है, नहीं है? तो एक बात बताओ, इस कंडीशन में भी तो हो सकता है कि 1 ज्यादा रेडिएट कर दे, समझ में आया? 1 कैन रेडिएट मोर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों टीएम? तो ये ध्यान रखना, आइडेंटिकल कंडीशंस में परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमेशा मैक्सिमम रेडिएट करेगी, और आइडेंटिकल कंडीशंस में मेनली जो चीजें होंगी वो दो चीजें होंगी, टेम्परेचर और सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात, किसी भी बॉडी के लिए ना एब्जॉर्प्टिव पावर और ईआर ये हमेशा सेम होंगे बेटा। फॉर ए गिवन बॉडी, इसको बात को मैं प्रूव करूंगा। अब वो एक अलग बात है कि दोनों के ना मीनिंग अलग अलग है, ये ध्यान रखना, मीनिंग डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो ए की वैल्यू 0.6 है, देन ई आर की वैल्यू भी 0.6 होगी। ये तो मैंने ऊपर दिया स्टेटमेंट, लेकिन ए की वैल्यू 0.6 का मतलब ये है कि 60% एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट। बताओ इसका ये मतलब है कि नहीं है कि जितना भी इंसिडेंट हुआ उसका ये 60% एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन ई आर की वैल्यू 0.6 का मतलब क्या है बताओ? ई आर की वैल्यू 0.6 का मतलब है 60% एमिशन, 60% एमिशन एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्यों? अंडर सिमिलर कंडीशंस। बता टीएम, समझ में आ गया बेटा कि ए और ई आर की वैल्यू सेम होगी लेकिन दोनों के मीनिंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे।
अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। एक आता है स्टीफेंस लॉ। इसने ना टोटल एमिसिव पावर उसका फॉर्मूला दिया, टोटल एमिसिव पावर, एमिसिविटी नहीं है, एमिसिव पावर की बात कर रहा हूं, एमिसिव पावर जो ई हुआ करता था। तो इसने ई का फॉर्मूला दिया ई आर सिग्मा टी की पावर 4। ये कहता है, और ये तुम्हें याद है क्या था बेटा, जो है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, याद है बताओ, जो है ये हो गया किलो। अब इसमें सिग्मा क्या है, इसको स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू थोड़ा याद करने लायक है, 5 6 7 8, ये है बेटा। और यूनिट क्या होगी देखो, इसकी यूनिट अपॉन केल्विन की पावर 4। क्यों अपॉन केल्विन की पावर 4? बिकॉज ई आर तो तुम्हें याद होगा यूनिट लेस था, क्यों नहीं है, ई आर यूनिट लेस था, तो इसका मतलब कितना हो गया होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। समझ में आ गया टीएम? ई आर तो यूनिट लेस था ना, तो इसका मतलब सिग्मा की यूनिट क्या हो जाएंगे, तो ई अपॉन टी की पावर 4 हो जाएंगे, उसको क्या नहीं है, ये हो गया। अब तुम एक चीज देखो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई आर 1 होता है, इसका मतलब उसकी जो एमिसिव पावर हो गई वो एक तरीके से सिग्मा टी की पावर 4 हो गई। क्यों? और किसी अदर बॉडी के लिए जिसके लिए ई आर मान लो 0.4 है, तो उसके लिए जो ई आया वो 0.4 सिग्मा टी की पावर 4 आ गया, ये आ गया। अब जरा देखना ये वाली जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू का 40% नहीं है, बताओ जो है बच्चों वाला वो है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बताओ दिस इज 40% ऑफ एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ जो है, ये हो गया उसको। और यही तो ई आर की डेफिनेशन थी कि नहीं थी, कि अगर ई आर की वैल्यू 0.4 है तो उसका क्या मतलब है जो है कि 40% ऑफ ई पी बी। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टीफेंस लॉ से ही मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको आगे चलकर हम यूज करेंगे। फोर्थ, थ्री वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन के दे रहा हूँ बेटा। अब वो देखो क्या, सबसे पहला ये बताओ कि रेडिएशन
पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, रेडिएशन पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट टाइम। इसी को हमने एमिसिव पावर बोला था ना, नहीं बोला था? बताओ, इसी को एमिसिव पावर बोला था, जिसको ई से डिनोट किया था, और वो ई आर सिग्मा टी की पावर 4 है। बताओ, कोई डाउट? बता पीएस कि रेडिएशन पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को एमिसिव पावर बोला था, और वो ई है, और वो ई आर सिग्मा टी की पावर 4 है। क्यों? अब सुनो, अगर मैं सिर्फ रेडिएशन पर यूनिट टाइम कह दूं, मान लो रेडिएशन पर यूनिट टाइम, तो इसको हम पावर भी कह सकते हैं ना सिर्फ। क्यों? पी, ये हो गया। तो ये बताओ, मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं? बता, ऊपर वाले एरिया को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? बता जो है, ये हो गया ई आर सिग्मा टी की पावर 4 इंटू सरफेस एरिया। क्यों? ये हो गया। और लास्ट में तीसरा पॉइंट, अगर मैं टोटल रेडिएशन निकाल दूं इन टाइम टी, टोटल रेडिएशन इन टाइम टी, तो फिर मैं ऊपर वाले को टी से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? मतलब इसको ई कह दो, और ये पी इंटू टी हो जाएगा, और ये बताओ ये कितना हो जाएगा? ई आर सिग्मा टी की पावर 4 ए इंटू टी, ये हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना तीन एक्सप्रेशन। और अगर तुम इसकी यूनिट देखोगे तो ये हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट देखोगे तो सिर्फ वॉट होगी, और अगर इसको देखोगे तो फिर ये जूल होगी। ठीक है, पता समझ में आया कि नहीं आया? पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम एमएससी पावर कहेंगे, और उसका फॉर्मूला स्टीफन ने दिया था ई आर सिग्मा टी की पावर 4। उसको अगर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो पावर बनेगी, पर सेकेंड हो जाएगा फिर वो, और उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो टोटल एनर्जी रेडिएशन हो जाएगा जूल में कैलोरी पे। ये आ गया। लेकिन सरफेस एरिया देख लेना, सरफेस एरिया क्या बोला था मैंने? सरफेस एरिया का मतलब ये बताया था बेटा, ध्यान रखना। मान लो ये है, तो ये बाहर वाला सरफेस एरिया, इससे रेडिएशन होता है सिर्फ ये वाले से, जो है ये सरफेस एरिया। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड independent coefficients। कोफिशिएंट्स, अब ध्यान से देखना हमने क्या क्या पढ़ा है, शुरू से कौन कौन से कोफिशिएंट पढ़े हैं। एक हमने एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा,
एक हमने स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा, एक हमने एमिसिव पावर पढ़ा था, एक हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ा था, और एक हमने एमिसिविटी पढ़ा था। बताओ इतनी चीजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी हैं? नहीं बताओ। एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और एक हो गया एमिसिविटी। अब इसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट होता है कुछ। एक बात बताओ कि अगर एब्जॉर्प्टिव पावर को कहूं मैं, तो बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बताओ एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होनी चाहिए बेटा जी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? हाँ, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा भाई। एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एब्जॉर्प्टिव पावर किसी की 0.2 है, तो इसका मतलब 20% एब्जॉर्ब कर रहा है, बस हो गया। क्यों? उसका इससे क्या मतलब, टेम्परेचर से क्या मतलब है कि जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डाल रहे हो, उसका 20% वो एब्जॉर्ब कर जा रहा है। क्यों? इसमें टेम्परेचर बीच में कहाँ पे आ गया बेटा जी? नहीं है, बताओ जो है। तो ये हो गया। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ए लैम्डा भी इधर ही आएगा। और मैंने कहा था ई आर और ए की वैल्यू इक्वल होती है, तो ई आर भी यहीं आ जाएगा ना फिर। और वैसे भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो कि अगर मान लो ई आर की वैल्यू 0.3 है, तो बस वो तो सिंपली ये कह रहा है कि सिमिलर कंडीशंस में वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में 30% एमिट करेगा। क्यों? तो इसमें टेम्परेचर कहाँ पे आ गया ना, वो तो सिंपल से ये कह रहा है कि सिमिलर कंडीशंस में क्या करेगा, ये बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में 30% रेडिएट करेगी। लेकिन एमिसिव पावर इधर आएगी और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इधर आएगी। और वैसे भी तुम फॉर्मूला भी देख लो ना, एमिसिव पावर का देखो, ये फॉर्मूला है बेटा। तो इसमें टी प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है। पीयूष बता, एमिसिव पावर का ये फॉर्मूला है कि नहीं होता जो है? तो ऑब्वियस सी बात है, ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी की पावर 4 है बस। ये कर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा रेडिएशन होगा ना। नहीं है, पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा रेडिएशन होगा बस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक नोट वाली बात है कि स्टीफन ने जो फॉर्मूला दिया था, वो टोटल ई के लिए था। हाँ, ध्यान रखना। ई लैम्डा तुम नहीं फाइंड कर सकते। मतलब अगर ई लैम्डा तुम करोगे तो फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम अगर वेवलेंथ वाइज कह दो कि यार ये बताओ कि आप 1000 एंगस्ट्रॉम का कितना रेडिएशन होगा, 2000 का कितना होगा, तो वो नहीं कह सकते आप जो है। टोटल रेडिएशन का फॉर्मूला है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ई क्या होता था बेटा जो है। ई का मतलब होता था इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा। क्यों? और लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। क्यों? ये होता था। अब इसको तुम लिख सकते हो फिर ई आर सिग्मा टी की पावर 4, ये कर सकते थे। हाँ, ये जरूर कर सकते थे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्यों? यस। अब चलते हैं सिक्स्थ किरचॉफ लॉ।
एक मिनट है बेटा, मैं थोड़ा ब्रदर के वहाँ आया हूँ ना, तो बैठने का सेटिंग का उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, थोड़ा सही वो करता हूँ। यस ये थोड़ा बेटर है। अब ये क्या है सुनो, मान लो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, और करते करते एक साथ में परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी है, ठीक है। अच्छा, सबके सब सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। तो किरचॉफ ने सिंपली ये कहा ना कि ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, ये बोला उन्होंने। अब यहां से लेकिन हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। उन्होंने तो बस ये दे के वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए बेटा जो है, ठीक है। ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा कहा, चले गए बेटा जो है। अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं जो है। पहला, मैंने सेम टेम्परेचर क्यों बोला, मतलब टेम्परेचर को क्यों स्ट्रेस दिया मैंने। बिकॉज अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया ना कि जो ई लैम्डा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, तो टेम्परेचर का जिक्र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ पीयूष, बता बेटा जो है। ई लैम्डा अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट था, ये कहा था कि नहीं कहा था, बताओ जो है, ठीक है। बिकॉज ई लैम्डा इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, गिवन टेम्परेचर पे ही होना चाहिए ना, जो भी हम बात कर रहे हैं गिवन टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, बताओ जो है। दूसरी बात, ये वाला स्टेटमेंट तुम जानते हो जो है, ये बताओ अगर ए लैम्डा की वैल्यू किसी बॉडी के लिए अच्छी है तो फिर उसके लिए ई लैम्डा की वैल्यू भी ज्यादा होगी ना। ये बताओ कि अगर ए लैम्डा ज्यादा है, देन ई लैम्डा भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अच्छा एब्जॉर्ब करती है, तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो फिर वो उसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा रेडिएट करेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है। कि अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को अच्छा एब्जॉर्ब करती है, तो जब आप टेम्परेचर दोगे, भाई जब तक टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक रेडिएशन कहाँ पे होगा जो है, जब आप टेम्परेचर दोगे तो वो उसी वेवलेंथ को क्या करेगी, तब जो है सबसे ज्यादा रेडिएट करेगी। तो ये तुमने पढ़ा होगा, गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स, ऐसे कह लो, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा are also good emitters। क्यों? of same wavelength lambda।
टीएम समझ में आया बेटा, जो है कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की अच्छी ऑब्जर्वर है, तो जब आप टेम्परेचर दोगे, बिकॉज विदाउट टेम्परेचर गिवन वो रेडिएट नहीं करेगी, तो वो उसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा क्या करेगी बताओ, जो है रेडिएशन करेगी। ठीक, तीसरी बात, अब ये बताओ कि ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा था, तो इसका मतलब ई लेमडा अपॉन ए लेमडा, ये किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बताओ। बताओ, इसका ये तो मतलब कि ई लेमडा अपॉन ए लेमडा किसी बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सी की वैल्यू है, दिस सी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बताओ, मतलब इस सी की वैल्यू भी एक नहीं रहेगी बेटा, ये ध्यान रखना, जो है इसकी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू आएगी। क्यों? बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर है वो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट था, समझ गए ना, बिकॉज ई लेमडा इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टीएम समझ में आ गया बता, जो है ई लेमडा अपॉन ए लेमडा किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगी, बिकॉज ई लेमडा क्या था, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर था। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, देखो ई लेमडा अपॉन ए लेमडा फॉर बॉडी वन इक्वल टू ई लेमडा अपॉन ए लेमडा फॉर बॉडी टू इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू ये भी हो गया ई लेमडा अपॉन ए लेमडा फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अच्छा, एक चीज और देखो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ए लेमडा की वैल्यू ये वन भी होगी ना। बताओ, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई लेमडा ए लेमडा की वैल्यू वन होती है कि नहीं होती, बताओ, जो है ये हो गई। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ई लेमडा ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एट दैट टेम्परेचर। और ये मैंने तुमसे कहा ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट फिर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। बताओ, ये लॉ समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तन्मय, किरचॉफ्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया? एट ए गिवन टेम्परेचर ई लेमडा प्रोपोर्शनल टू ए लेमडा, इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अच्छी एब्जॉर्बर है, तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो वो उसी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा क्या करेगी, रेडिएट करेगी। और एट ए गिवन टेम्परेचर मैंने इसलिए वर्ड यूज किया बिकॉज जो ई लेमडा था वो टेम्परेचर का फंक्शन था। और फिर हमने आगे चल के इससे कंक्लूजन निकाला कि किसी भी बॉडी के लिए ई लेमडा अपॉन ए लेमडा क्या होना चाहिए, किसी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होना चाहिए। और पहले ही मैंने कह दिया गिवन टेम्परेचर पे, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट होना चाहिए वो टेम्परेचर का फंक्शन हो गया, बस हो गया। अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। और एक लास्ट हमने कंक्लूजन निकाला कि ई लेमडा अपॉन ए लेमडा फॉर बॉडी वन इक्वल टू ई लेमडा अपॉन लेमडा फॉर बॉडी टू इक्वल टू ई लेमडा अपॉन ए लेमडा फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑल्सो एट दैट टेम्परेचर। और वो
ई लैम्डा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये ध्यान रखना बेटा जो है, ये दो चीजें, ये जो रेशियो है ना, ये वाली चीज समझ में आ गया, ये रेशियो किसके इक्वल है बेटा जो है, ये समझ में आया ना बेटा, ये रेशियो क्या है बेटा जो है, कि ये रेशियो ई लैम्डा और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है एट दैट टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट है, और वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो गया केल्विन में। तो मेरे ख्याल से ये किरचॉफ्स लॉ भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 7th पॉइंट। अब जरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी को और थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सबसे पहला, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ब्लैक ही हो गया, ये ध्यान रखना बेटा जो है, नॉट ऑलवेज ब्लैक। अब वो एक अलग बात है कि जो ब्लैक सरफेस होती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। जैसे आपने एक चीज देखी होगी ना, हमारा जो इंडिया है वो थोड़ा हॉट कंट्री टाइप का है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, कुछ रीजन्स को अगर छोड़ दो तो हॉट वो है। तो यहाँ पे तुमने अपने घरों के वो जो कलर्स होते हैं वो डार्क बहुत कम होते हैं ना, नहीं है ऐसा थोड़ी ब्लैक बना देंगे या उस टाइप के बना देंगे, नहीं है, इंडिया में तुमने देखा होगा ना। लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज है बेटा जो है, नहीं है, कोल्ड कंट्रीज अगर देखोगे तो वहां पे थोड़ी डार्क वो रहते हैं बेटा जो है, ताकि एब्जॉर्ब कर लें जो है। समझ में आ गया? तो ये एक तो पहली बात, हमेशा ब्लैक नहीं होते। दूसरी बात, इनके लिए ए और ए लैम्डा ये 1 होता था, क्यों नहीं होता? ए और ए लैम्डा 1 होता था। तो और इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है 100% एब्जॉर्प्शन है, क्यों? ये हो गया। तीसरी बात, इसके लिए ई आर की वैल्यू भी 1 होती है, क्यों? ई आर की वैल्यू भी 1 होती है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम रेडिएशन, क्यों? नहीं है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रेडिएशन अंडर सिमिलर कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर कंडीशंस, क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आ गया पीयूष, बता? कि हमेशा ब्लैक नहीं होगी, 100% एब्जॉर्ब करेगी और मैक्सिमम रेडिएट करेगी अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब सुनो क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे अब मैं एग्जाम्पल लेकिन तुम्हें ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, क्योंकि इससे मैं दे भी नहीं सकता एक्चुअल में। इससे मेरे को देने के लिए कई सारी बॉडीज लानी पड़ेगी और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई मान लो मैं कहता हूं कि आइडियल सन क्या होता है जो है, नहीं है, आइडियल सन क्या होता है? क्यों? माँ बाप की अच्छी देखभाल करता है, पढ़ने में अच्छा होता है, नहीं है, 50 क्वालिटीज होंगी जो है। लेकिन मैं किसी एक क्वालिटी से बता रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है वो जो है, हर क्वालिटी नहीं, मतलब ये वाले एंगल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है? तन्मय समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, कि मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें वो 100% एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। ठीक, जैसे तुम्हें एक बात बताओ, ब्लैक होल को क्या कहना चाहिए तुम्हें बताओ जो है?
कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए बताओ? टीएम, ब्लैक होल के बारे में सुना होगा ना, जो भी रेडिएशन पड़ते हैं पूरे का पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है। तो एक तरीके से वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गया कि नहीं, हम हो गया हमारे एंगल से बेटा जो है। एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हमें समझाने के लिए जस्ट वो क्या करते हैं सुनो, केवल समझाने के लिए, जैसे ना तुम ये देखना कि ये है, ये अंदर वाली सरफेस ना इसकी हाईली पॉलिश्ड है बेटा। अब ये बताओ कि इस होल से अगर कोई रेडिएशन अंदर जाता है तो बहुत चांसेस हैं कि ये अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है। तो बस हो गया, इसने एक तरीके से क्या हुआ बेटा जो है, जो भी अंदर रेडिएशन गया उसको ट्रैप कर लिया, बस ये कह लो जो है। नहीं है? जैसे मजाक वाली बात तुमने ना, हमारे टाइम पे होता था, नहीं कहते जुर्म की दुनिया बेटा जो है। हमारे टाइम पे की जो पिक्चर होती थी ना, उसमें कहते थे बेटा जो है ना, कि जुर्म की दुनिया में बेटा एक बार घुसना मुश्किल है, मतलब एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। तो परफेक्टली वो ब्लैक बॉडी होगी कि नहीं होगी बता जो है, क्यों तन्मय? हमारे टाइम की पिक्चरों में होता था, अब तो नहीं होता, अब तो अलग टाइप की पिक्चरें बनती हैं कि एक विलेन होता था जो है, वो ड्रग्स का और उसका वो धंधा करता था जो है, और कोई हीरो जो है उसमें अंदर एंट्री कर जाता था उनके गैंग में। तो बस कहता था कि हमारे गैंग में आना आ तो गए तुम जो है, अब बाहर नहीं निकल सकते जो है। तो पता जो है कि हिंदी फिल्मों का जो वो है ना, हिंदी फिल्मों का, बॉलीवुड फिल्म्स का, हाँ, तेरा होगा क्या होगा कालिया जो है, ठीक है, हिंदी फिल्म्स का जो है, जो अड्डा है बेटा जो है, बस ये कह लीजिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 100% एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था जो है। अब इसमें देखो एक एग्जांपल आया था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया था आईआईटी में। एक नॉर्मल बॉडी थी, हाँ, नॉर्मल बॉडी, और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी। तुमने दोनों को ना फर्नेस में डाल दिया किसी के, तो क्या होगा कि इनिशियली जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी वो तुम्हें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगी बेटा जो है। इनिशियली परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये तुम्हें डार्क दिखाई देगी। अच्छा, तुमसे ऐसा भी कह सकता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ना, तुमसे ये भी कह सकता है डार्क कॉइन, हाँ बेटा ये भी कह सकता है, कभी कभी ये भी कह सकता है डार्क ब्लैक कॉइन, ऐसा भी कह सकता है। तो इनिशियली परफेक्टली ब्लैक बॉडी तुम्हें डार्क दिखाई देगी, लेकिन लेटर ये सबसे ज्यादा साइन करेगी बेटा जो है। मैक्सिमम साइन करेगी। क्यों? देखो, इनिशियली जब दोनों रूम टेम्परेचर पे थे और तुमने उसको फर्नेस पे डाला, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। तन में बता, समझ में आया कि नहीं बता जो है।
परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी बेटा जो है पहले, तो वो ब्लैक दिख रही है। लेकिन जब उसके पास टेम्परेचर आ गया बेटा जो है, समझ गए ना, जब टेम्परेचर आ गया तो बेटा अब जो है क्या है, देखो फर्नेस भी, नॉर्मल बॉडी भी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी एक ही टेम्परेचर पे आ गए, तो सबसे ज्यादा रेडिएट भी कौन करेगी जरा बता जो है, ये उधर सबसे ज्यादा रेडिएशन भी कौन करेगी बताओ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी करेगी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा साइन करेगी कि नहीं करेगी। पीयूष, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है, कि नॉर्मल बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी जब रूम टेम्परेचर पे थे और जब तुमने उसको फर्नेस पे डाला, तो वो सबसे ज्यादा पहले एब्जॉर्ब करेगी, अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है बेटा जो है, कि अभी मेरी बारी आएगी कुछ देर में जो है, समझ गए ना, टेम्परेचर बढ़ा रही है बेटा जो है, तो वो सबसे ज्यादा क्या होगी, डार्क दिखेगी। लेकिन जब सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे, नहीं है, जब सारे एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो फिर सबसे ज्यादा रेडिएशन भी कौन करेगा तो जो है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी करेगी। टीएम समझ में आ गया कि नहीं आया बता बेटा जो है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं 8th पॉइंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अगर मैं एक फोटोन की बात करूं, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो Hc/λ होती है, क्यों, इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, राइट। लैम्डा इनवर्स, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू 1/λ हो गया, क्यों, मतलब लैम्डा कम तो E ज्यादा, ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात सुनो, मान लो ये बॉडी T टेम्परेचर पे है और इसमें λ1 वेवलेंथ के N1 फोटॉन्स निकल रहे हैं और λ2 वेवलेंथ के N2 फोटॉन्स निकल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो अगर मैं E λ1 की टोटल एनर्जी देखूं, तो वो ये बताओ N1 Hc/λ1 हो गया, बताओ क्लियर है या नहीं है, समझ में आया। और इसी टाइप से अगर मैं E λ2 की टोटल एनर्जी देखूं, तो वो N2 Hc/λ2 हो गया, क्यों। तो यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन देखना, कि अगर मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन कहूं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो चलो प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा,
जिसको मैं यहाँ पे ई लैम्डा कह रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन लैम्डा है। बताओ क्लियर है या नहीं है? टीएम बता बेटा जो है। समझ में आया? बताओ कि अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी कहूंगा तो वो 1 अपॉन लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? एक उसकी अगर कहूंगा, लेकिन अगर मैं टोटल उनको कहूंगा तो प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन लैम्डा होगा। ठीक। अब क्या होता है कि जब आप ना ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ ड्रॉ करते हो, तुम्हें याद है हीट में मैंने बोला था बेटा, समझाया था मैंने जो है, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ हमेशा ना ऐसा आता है, ये कह लो, लैम्डा की रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होगी बेटा जो है। टीएम समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, ये बता जो है। लेकिन अगर मैं ग्राफ ये ड्रॉ करता, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन वर्सेस लैम्डा करता, तो फिर ये ग्राफ ऐसा बना होता। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं, क्योंकि ये था ना, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा था बेटा जो है, और ये प्रोपोर्शनल टू क्या है बता? एन अपॉन लैम्डा है। मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होगा ना क्या है। अगर मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन वर्सेस लैम्डा करता तो ये ग्राफ बनता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बताओ जो, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी, क्यों लैम्डा के करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी वर्सेस लैम्डा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कह लो। मतलब एक तरीके से एक वेवलेंथ ऐसी भी होगी जिसके लिए तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, मतलब ई लैम्डा मैक्सिमम होगा। ये हो गया कह लीजिए, और इधर आ गया लैम्डा, इसको लैम्डा एम कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना टीएम? ये आ गया देखो, ये ई लैम्डा, या कभी कभी तेरे तुम्हें ई लैम्डा भी दिखाया होगा, वर्सेस लैम्डा अगर करोगे तो हमेशा ग्राफ तुम्हें इस टाइप से मिलेगा। एक ऐसा भी होगा जिसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया लैम्डा एम। तो वी ने ना सिंपली ये कहा कि जो लैम्डा एम है, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी है, ये बोला उसने। इसका मतलब अगर टी बढ़ाओगे तो लैम्डा एम कम होगा, या टी को अगर डबल करोगे तो लैम्डा एम हाफ रह जाएगा। बता क्लियर है? समझ में आ रहा है? बता जो है, टी को डबल करोगे तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? हाफ रह जाएगा। और यहां से तुम्हें ऐसा भी दिख रहा होगा ना, लैम्डा एम इंटू टी, वो कांस्टेंट आना चाहिए। क्यों? देयरफॉर लैम्डा एम इंटू टी, ये कांस्टेंट आना चाहिए, और इसको उसने अपना ही नाम दिया, वीन्स कांस्टेंट। और इसको बी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, बी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू आती है 2.89 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होनी चाहिए देखो, मीटर केल्विन। नहीं है, मीटर केल्विन नहीं होनी चाहिए, बताओ जो है, मीटर केल्विन ये होगी।
पीयूष समझ में आया बेटा जो है? अब इसका थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। ये तो चलो मैथमेटिकल हो गया, अब मीनिंग बताता हूँ क्या है, सुनो। अगर टी बढ़ाते हो तो लैम्डा एम कम हो रहा है। इसका मतलब स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ और मोर इंडिविजुअल एनर्जी, मोर इंडिविजुअल एनर्जी, एस सी अपॉन लैम्डा की बात कर रहा हूँ। फोटॉन्स आर एमिटेड मोर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो छोटी वेवलेंथ के फोटॉन्स, इसका मतलब जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा एमिट होंगे। टीएम ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो छोटी वेवलेंथ के फोटॉन्स जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी ज्यादा है, नहीं है, जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा एमिट होंगे, बस ये कह लो। आया समझ में? अब एक चीज और देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इसको कई बार हम ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा भी कहते हैं। तो ये ऐसा ग्राफ बना। हाँ, अब ये बताओ इसका जो एरिया आया वो एक तरीके से इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, 0 टू इंफिनिटी, ये बनेगा बताओ टीएम। इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये होगा ना ई लैम्डा डी लैम्डा, ये हो गया। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये एक्चुअल में ई के इक्वल भी होता है और ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है। क्यों? इसका मतलब अगर टी को डबल करोगे तो फिर जो एरिया होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? या कह सकते हो और टोटल रेडिएशन फिर वो 16 टाइम्स हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और ये वैसे स्टीफन लॉ है। पीएस एक एग्जांपल बता रहा हूं, सुन, तब तेरे को ये दोनों चीज समझ में आ जाएंगी एक साथ। मान लो तुम्हें एक बुरी आदत है कि किसी ने पर्स निकाला तो उसके पर्स में झांकना शुरू कर देते हो कि यार कितना पैसा है इसकी जेब में। ठीक? और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब केवल नोट होते थे, बस हो गया, करेंसी होती थी, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं होता था। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब आप हायर इनकम ग्रुप के पर्स को देखोगे, ठीक है, हायर इनकम ग्रुप के पर्स को देखोगे तो आपको दो चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। एक तो उसके पर्स में टोटल मनी ज्यादा होगा। टीएम बता, नहीं बता, उसके पर्स में क्या होगा, टोटल मनी ज्यादा होगा ना, वो स्टीफेंस लॉ हो गया। दूसरा, उसके पर्स में वो नोट ज्यादा होंगे जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे उसमें 2-2 हजार के नोट ज्यादा होंगे। ये वीन्स लॉ हो गया। बता क्लियर है कि नहीं है? पीयूष बता बेटा जो है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अगर तुम हायर इनकम ग्रुप के पर्स को देखोगे तो तुम्हें दो चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। एक तो उसके पर्स में टोटल मनी ज्यादा होगा,
ये तो स्टीफेंस लॉ हो गया। और एक उसके पर्स में कौन से नोट ज्यादा होंगे बताओ जो है, जिनकी इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा होगी, 2000 के नोट ज्यादा होंगे जो है, ये वीन्स लॉ हो गया। अब उसको मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखो, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो तुम्हें दो चीजें दिखाई देंगी। एक तो रेडिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये स्टीफेंस लॉ हो गया। दूसरा, वो फोटॉन्स ज्यादा एमिट होंगे जिनकी इंडिविजुअल एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उनकी वेवलेंथ छोटी होगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पीयूष बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक तो टोटल रेडिएशन बढ़ जाएगा, इतना डेफिनेट है, तो वो तो हो गया स्टीफेंस लॉ। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि उन फोटॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे जिनकी इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा है। क्यों? जिनकी इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब जिनकी वेवलेंथ क्या है बताओ जो है, छोटी है, तो वो वीन्स लॉ हो गया, बस हो गया जो है, ये कहते हैं। ठीक, तो फाइनली मैं ये बता रहा हूं कि जैसे ना तुम ऐसे समझो, देखो ये ई लैम्डा था, ये लैम्डा था, ये तुमने टी टेम्परेचर पर ड्रॉ किया, और ये लैम्डा एम था, और इसका एरिया ए था मान लो। तो जब तुम इसको 2T पे ड्रॉ करोगे, तो पहली बात तो ना ये हाफ हो जाएगा बेटा जो है, ये लैम्डा एम बाई 2 आ जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16A हो जाएगा। क्यों? या कह लो 2 की पावर 4 इंटू ए हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रेडिएशन, ये 2T पे ड्रॉ किया है, ध्यान रखना, टोटल रेडिएशन ये 16 टाइम्स हो गया। और ये बोला था स्टीफन ने। क्यों? नहीं है बताओ जो है, ये बोला था स्टीफन ने। और इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर वेवलेंथ, एक सेकेंड ना, स्मॉलर वेवलेंथ और हायर एनर्जी photons are emitted more in numbers। क्यों? more in numbers। और ये किसने दिया था? बीन ने दिया था, बस हो गया। टीएम समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता जो है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक तो टोटल रेडिएशन बढ़ जाएगा, और वो स्टीफेंस लॉ है। और स्मॉलर वेवलेंथ या हायर एनर्जी के फोटॉन जो एमिट होंगे उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, नहीं है, और वो हमारा वीन्स लॉ है, बस हो गया, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और टेम्परेचर को डबल करोगे तो लैम्डा एम हाफ हो जाएगा, और एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। बाकी चलो नेक्स्ट उस पर करते हैं। अगला तुम्हारा आता है रेट ऑफ कूलिंग बाई रेडिएशन, उसको फिर वो लंबा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।
एंड थैंक यू पीयूष। ये डेफिनेशन तुम्हारी पूरी हो गई है, डेफिनेशन वगैरह पूरी हो गई है। अब रेडिएशन मतलब कूलिंग बाय रेडिएशन ये होगा नेक्स्ट में।